जय हिंद, वंदे मातरम साथियों मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं जहां भी आप सब होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप सभी ने कल हमारे चैनल पे क्या पढ़ा था? वर्णमाला टॉपिक पढ़ा था। तो वर्णमाला के बारे में देखा था आपके ने कि हिंदी में 52 वर्ण होते हैं और जिनको वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहे जाते हैं। आखिर में वर्ण क्या होता है ये भी पढ़ा था। जो हमारे मुखार बिंद से ध्वनि निकलती है उसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और लघुत्तम वाग ध्वनि को भी वर्ण कहते हैं। ये सब आपने देखा। फिर वर्ण में देखा आपने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनके नाम भी देखे थे। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्वर 3 प्रकार का होता है और व्यंजन 3 प्रकार का होता है। तो और स्वर कितने होते हैं? 11, व्यंजन 33 होते हैं। तो 33 11 52 कितना हुआ? 44 हो गए। बाकी 8 जो है इन्हीं व्यंजन और स्वर से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनकी व्यंजन और स्वर में गणना नहीं की जाती है, लेकिन 52 वर्ण में इनकी वर्णमाला में गणना की जाती है। तो आइए देखते हैं स्वर 3 कौन कौन से थे। तो 3 स्वर कौन से? हरस स्वर। हरस स्वर को क्या बोलते हैं? मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा री। फिर दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी। इनकी संख्या 7 होती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आए, वो आओ। तो ये हो गए। फिर तीसरा क्या था आपका? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसका प्रयोग जो है हिंदी में नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है? हिंदी में नहीं किया जाता है। ये आपने देखा। इसके बाद देखते हैं, ये आपका स्वर हो गया 11। इसके बाद व्यंजन देखते हैं। व्यंजन कितने थे? व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं आपके, और टोटल व्यंजन आपके 33 होते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से थे? तो अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन को क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी। और दूसरा क्या था? अंतस व्यंजन। और तीसरा उस व्यंजन। 3 प्रकार के व्यंजन हो गए। अस्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। का से लेके माँ तक का आपका क्या बोल अस्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। फिर अंतस व्यंजन जो है या व राला होता है, या व राला। रा को क्या बोलते हैं? ला को क्या बोलते हैं? और या वा को क्या बोलते हैं? तो या और वा को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। रा को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। फिर उस व्यंजन जो है 4 होते हैं, सा 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 हा। फिर हा को काकल्य वर्ण या स्वर अंतर्मुखी व्यंजन या वर्ण कहा जाता है। और तीनों सा जो आपके हैं, इसको सीटी वाला सा, बड़ा सा और पेटरवा सा, तीनों को क्या संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ये आपने देखा। तो 33 11 44 हो गया। फिर इसके बाद में आपने देखा था संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। जो ये व्यंजन से मिलकर, दो व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनकी गणना व्यंजन में नहीं की जाती है और इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो छात्र ज्ञा स्रा 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। और उच्छिद व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, डा और ढा उच्छिद व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। और इसके बाद में आपने देखा इस अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ क्या होता है? साथ जिनका योग ना हो और साथ भी रहे, यानी इनकी संख्या 2 होती है। कौन से? अनुस्वार और विसर्ग। ये ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। इनका उपयोग हमें अपने आवश्यकता अनुसार करते हैं। जैसे कभी रंग में कर लिया, कभी अंग में। रंग में करेंगे तो रा क्या है आपका? व्यंजन है, तो इनका प्रयोग व्यंजन में हो गया। अंक की बिंदी लगा देंगे तो क्या? अनुसार लग गया और अंग हो गया। फिर वर्णों के उच्चारण स्थान देखे थे आपने, कौन कौन सा होता है और उनके सूत्र थे। तो आइए एक बार वर्णों के उच्चारण स्थान को रिवीजन करते हुए, रिपीट करते हुए आगे चलते हैं, जिससे आप सभी को अच्छे से याद हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि यहाँ से वर्णों के उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आपका बनता है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान में कंठ या गला के बारे में देखते हैं। कंठ या गला के बारे में इनका उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है। तो जो कंठ और गला के वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ कंठ की ओर मुड़ती है। किसकी ओर? कंठ की ओर मुड़ती है। जिन वर्णों के उच्चारण में उसका उच्चारण स्थान कंठ या गला होता है। इसका सूत्र क्या होता है साथियों? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या होता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। यानी इसका उच्चारण स्थान, इस सूत्र में जितने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है,
ये सभी वर्ण इसमें दिए हैं। जैसे अकुह, आ हो गया तो छोटा आ और बड़ा हो जाएगा। कु से का वर्ग हो गया, यानी का वर्ग में क्या हो जाएगा आपका का खा गा घा अंगा। ये देखिए लिखा हुआ भी है का खा गा घा अंगा, और छोटा आ बड़ा आ, ये आपके जिनका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। इसके बाद में हा, तो हा का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। विसर्गा, तो विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो आपने देखा अकुह विसर्ज निया नाम कंठा, छोटा आ बड़ा आ का वर्ग का खा गा घा अंगा हा, और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ या गला होता है। आपने देखा इसको। तो आगे देखते हैं तालु या तालब, किसका उच्चारण स्थान तालु या तालब होता है, इसको देखते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्थान हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है, जिन वर्णों के उच्चारण करते हैं हम, तो हमारी जीभ जो है, हमारी जीभा है, तालु को हमारे स्पर्श करती है, तो उन वर्ण का उच्चारण स्थान तालु या तालब होता है। तो ये देखते हैं जीभ तालु से स्पर्श करती है जिन वर्णों के उच्चारण में, उसका उच्चारण स्थान तालु या तालब होता है। इसका सूत्र क्या होता है देखते हैं। इचु ऐसा नाम तालु, क्या है इचु ऐसा नाम तालु, इसका सूत्र क्या है इचु ऐसा नाम तालु। तो इचु ई से छोटी ई और बड़ी ई हो गया आपका, क्या हो गया ई और बड़ी ई हो गया। फिर चा वर्ग, चू से चा वर्ग, चा छा जा जा इया हो गया। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है तालु या तालब, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं आप। फिर या हो गया, फिर सीटी वाला सा हो गया, यानी इसका उच्चारण स्थान तालु या तालब होता है। आगे देखते हैं मूर्धन। मूर्धन का उच्चारण स्थान क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या है हमारी जीभा हमारे दांतों से ऊपर खुदरी जगह को स्पर्श करती है, उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ हमारी मूर्धा यानी दांतों से ऊपरी जो खुदरी जगह है को स्पर्श करती है, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है मूर्धा होता है। फिर इसका सूत्र क्या होता है ऋतु रसणाम मूर्धा, क्या सूत्र होता है ऋतु रसणाम मूर्धा। आगे देखते हैं इस सूत्र में कितने वर्ण समाहित हैं, उन सभी वर्णों को देखते हैं। तो री टू, तो री से हो गया, दोनों री हो गया आपके, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा मूर्धा। जब री बोलते हैं तो आपके दांत के ऊपर जो खुदरी जगह है, तो जीभ हमारी या आपकी जब भी बोलने का प्रयास करेंगे तो जीभ क्या है दांत के ऊपरी खुदरी जगह को स्पर्श करती है, वही आपका क्या कहलाता है मूर्धा कहलाता है। तो री हो गया, फिर टा, टा भी क्या बोलेंगे तो भी दांत के ऊपरी जगह को स्पर्श करेगी, टा ठा डा ढा अड़ा, क्या हो गया इसके उच्चारण स्थान क्या हुआ मूर्धा हो गया। फिर रा हो गया और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है मूर्धा होता है। आगे देखते हैं क्या है दंत। दंत किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है इसको देखते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करती है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है दंत होता है। आगे देखते हैं इसका सूत्र क्या है लिटु नसानाम दंता, क्या है लिटु नसानाम दंता। तो लिटु से ली, तो ली हो गया आपका, इसका उच्चारण स्थान दंत हो गया। फिर तू यानी तावर हो गया, तो तावर का उच्चारण स्थान क्या होगा दंत। तावर में कितने वर्ड आते हैं 5, ता था दा धा ना, कौन कौन से ता था दा धा ना, इसके उच्चारण स्थान क्या हुआ दंत होता है। ला का भी उच्चारण स्थान दंत होता है, और दंती सा का भी उच्चारण स्थान दंत होता है। तो ये आपने दंत का उच्चारण स्थान देखा। फिर आइए देखते हैं ओष्ठ, किन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ यानी ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं, उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है ओष्ठ होता है। इसका सूत्र क्या होता है आइए देखते हैं। उपु पधनिया नाम ओष्ठो, क्या उपु पधनिया नाम ओष्ठो। तो उपु तो ऊ से क्या हो जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा ओष्ठ। पू से पा वर्ग हो गया, पू से पा वर्ग हो गया, यानी पा वर्ग में क्या आएगा पा फा बा भा मा, ये 5 वर्ण आते हैं। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ पा फा बा मा का उच्चारण स्थान क्या होता है ओष्ठ। आप सभी लोग चाहे पा बोल के प्रयास कीजिए, चाहे फा चाहे बा भा मा कोई भी वर्ण लीजिए, तो आपका दोनों होंठ एक दूसरे को स्पर्श करेगा। जब तक स्पर्श नहीं करेगा तब तक आप नहीं बोल पाएंगे। खुद आप प्रयास करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, हमेशा याद रहेगा।
फिर आगे देखते हैं नासिका। क्या है नासिका? तो नासिका प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर, क्या है? प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर के उच्चारण में नासिका भी सहायक होती है। इन वर्णों को नासिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन वर्णों को नासिक बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर, पंचमाक्षर मतलब पांचवा अक्षर, जैसे काखा काखा अंगा, तो पांचवा अक्षर क्या है? अंगा हो गया। चाचा चाचा इया, पांचवा अक्षर क्या है? इया हो गया। टाटा ढा ड़ा हो गया, क्या? पांचवा अक्षर हो गया। इस प्रकार आप इसको सूत्र याद रख सकते हैं, यमंगलम नासिका चा। क्या है? यमंगलम नासिका चा। तो ये आपका सूत्र हो गया। इससे क्या हो? यमंगलम या मंगलम, ये पांचों वर्ण अब आ सकते हैं। इनका उच्चारण क्या होता है? नासिक भी होता है, यानी नाक से भी आवाज निकलती है इनके उच्चारण में। फिर अंगा का उच्चारण क्या है? कंठ, ना का दंत, या का तालु, माँ का ओष्ठ, फिर का ड़ा का मूर्धा भी इसका उच्चारण स्थान होता है। इसके अलावा नासिक के अलावा भी। फिर आगे देखते हैं इन पांच वर्णों को पंचमाक्षर के नाम से जाना जाता है। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुसार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया? श्याम सुंदर दास ने दिया। क्या है? पंचमाक्षर के स्थान पर अनुसार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया? श्याम सुंदर दास ने दिया था। फिर आगे देखते हैं सूत्र क्या है? अदैतो कंठ तालु। क्या है? अदैतो कंठ तालु। तो अदैतो कंठ तालु में क्या हो जाएगा? ए दैतो, ए से ये और आय हो गया। ये और आय का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु खुद बोल रहा है, अदैतो कंठ तालु, सूत्र में ही उसका छिपा हुआ है। तो अदैतो कंठ तालु, ये और आय का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु होता है। कंठ और तालु, ये और आय का उच्चारण स्थान होता है। आगे देखते हैं उदयतो, उदयतो कंठोष्ठम। क्या है? उदयतो कंठोष्ठम, इसका सूत्र क्या है? उदयतो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ होता है। फिर आगे सूत्र क्या है? सूत्र क्या दिया आपका? वकारस ओष्ठम। क्या है? वकारस ओष्ठम, वकारस दंत ओष्ठम, माफ कीजिएगा, वकारस दंत ओष्ठम, यानी व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और ओष्ठ होता है। वकारस दंत ओष्ठम, यानी व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। तो आपने सभी सूत्र देखे किन वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो सभी वर्णों के उच्चारण स्थान